Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. कैसे हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है 10 by 10। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी एंड दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय सूजी ए विंग। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10 और 70% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये फिल्म शुरू होती है एक कैफे से। हम एक लड़की कैथी से मिलते हैं जो हर रोज की तरह अपने यूजुअल कैफे में जाके फेवरेट कॉर्नर में बैठ के अपने लिए वही यूजुअल ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है। इसके बाद वो अपने वही डेली लाइफ के रेगुलर चोर्स में बिजी होने वाली है जो वो हर रोज करती है, क्योंकि आज का दिन एक बहुत ही आम दिन है। मगर उसे तो पता ही नहीं था कि अगले कुछ ही घंटे के अंदर उसके साथ बहुत कुछ अनयूजुअल होने वाला है। कोई है जो उसके इस डेली रूटीन में इंटरप्ट करके उसके इस दिन को मेमोरेबल बनाने वाला है, बट इन अ नेगेटिव वे। हमें उसी कैफे में एक बंदा दिखता है जो कैथी के आने के पहले से ही उस कैफे में मौजूद था और वो कैथी को घूर रहा था। इसका नाम है लुइस। कुछ देर बाद लुइस कैफे से निकलता है और पार्किंग लॉट में जाकर वेट करने लगता है। कैथी कैफे से निकलकर एक योगा सेंटर में जाती है, वहाँ 1 घंटा बिताती है और हम देखते हैं ये पूरा समय लुइस उसी योगा सेंटर के पार्किंग लॉट में कैथी के लिए ही वेट कर रहा था। जैसे ही कैथी निकलती है, लुइस उसके हाथ पैर बांध के मुंह पे टेप लगा के गाड़ी के डिक्की में भर के उसे अपने घर ले जाता है। हम देखते हैं लुइस ने ऑलरेडी अपने घर में एक सीक्रेट रूम बनाकर रखा है 10 by 10 साइज का, जो बाहर से कम्प्लीटली इनविजिबल है। वो कैथी को इस कमरे में बंद कर देता है और कहता भी है कि ये कमरा कम्प्लीटली साउंड प्रूफ है, तो उसके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचेगी। इससे बेहतर वो उसके साथ कोऑपरेट करे। लुइस को सिर्फ उसका नाम जानना था। कैथी इसके जवाब में अपनी गर्दन तो हिलाती है, मगर जैसे ही लुइस उसके मुंह से टेप हटाता है, कैथी चिल्लाने लगती है। मगर लुइस कुछ नहीं कहता, ना उसे मारता है, ना धमकाता है, ना उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। वो सिंपली बाहर आ जाता है और हम देखते हैं लुइस उस कमरे की हर एक आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। इस पॉइंट तक हमें लुइस के इंटेंशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो कौन है, क्यों इस लड़की को किडनैप किया है और ये लड़की आखिर कौन है। मगर एक बात तो साफ है कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग तो नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है और लुइस ने स्पेसिफिकली कैथी के लिए ही इतना सब कुछ किया है। इसके बाद वो जाता है अपने जुर्म के ट्रेल्स को मिटाने। सबसे पहले वो अपने गाड़ी को साफ करता है। इसके बाद कैथी को खींच कर लाने के कारण फ्लोर पर जो दाग हुआ था उसे भी क्लीन करता है। तब तक हम उस कमरे में कैथी को देख पाते हैं अपने आप को बचाने की हर एक पॉसिबल कोशिश करते हुए। उसके मुंह से टेप तो हट गया था, मगर उसके हाथ पैर तब भी बंधे हुए थे। उसी हालत में वो किसी तरह से उठकर खड़ी हो जाती है और कमरे में जो सिंगल वेंटिलेटर था उसके पास जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। ये वाली आवाज कमरे से बाहर तो निकल रही थी, मगर किसी के कान तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि ये घर एक काफी सुनसान इलाके में है जहाँ आसपास और कोई घर नहीं। लुइस फिर से एक बार कमरे में आता है। इस बार उसके पास गन भी है। कैथी डर जाती है। उसे लगता है इस लुइस ने उसका किडनैपिंग उसी लिए किया है जिसके लिए मैक्सिमम लड़कियों का किडनैपिंग होता है। ये आदमी जरूर कोई फ्लैश ट्रैफिकर है। तो कैथी उसे अपने बदले पैसा देने की ऑफर करती है, $50,000। अगर लुइस ने उसे जाने दिया तो वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। मगर लुइस उसके एक भी बात पर ध्यान नहीं देता। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उसे कह देता है कि ना उसे उसका शरीर चाहिए ना पैसा, उसे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिलहाल उसे सिर्फ इस लड़की का नाम जानना है। तो कैथी तो कह देती है उसका नाम कैथी नोलैंड है, मगर इसे सुनते ही लुइस बहुत अपसेट होकर निकल जाता है। शायद वो ये जानना नहीं चाहता था। वो कैथी के बैग से उसके कार्ड्स और फोन निकाल कर चेक करता है, मगर उसे अपने काम का कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि इस सब पर वही नाम लिखा हुआ था, कैथी नोलैंड। इसके बाद लुइस खाना बनाने लगता है दोनों के लिए, मगर हम नोटिस करते हैं वो बीच बीच में टेलीविजन ऑन करके न्यूज देख रहा था, इन पर्टिकुलर एक केस के बारे में जो पिछले कई सालों से चल रहा था। फाइनली आज कोर्ट ने उसका फैसला सुना ही दिया, मगर लगता है इस जजमेंट से लुइस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसे सुनकर ही उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की बेचैनी छा जाती है। एट द सेम टाइम हम बंद कमरे में कैथी को देखते हैं, उसे पुराने कोशिश में लगे हुए, लेकिन एक नए तरीके से। वो डेली योगा प्रैक्टिस करती थी तो उसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है। लुइस ने उसके हाथों को पीछे टाई किया था। उसे तो वो खोल नहीं सकती, लेकिन वो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही थी उसे सामने लाने की, जिसमें वो कामयाब भी होती है। तो इस बार जैसे ही लुइस कमरे के दरवाजा खोलकर अंदर आता है, कैथी उस पर अचानक से ही हमला कर देती है।
उसे घूंसा मारती है, लात मारती है, इवन बाहर रखे फ्लावर पॉट को भी उसके माथे पर तोड़ देती है। लुइस कुछ देर के लिए पजल्ड हो जाता है, जिसका फायदा लेकर बाहर भागती है। वो मेन डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तो ऑटोमेटेड लॉक लगा हुआ था जिसका पासवर्ड उसे नहीं पता। वो कॉल करने की भी कोशिश करती है, मगर यहाँ पर सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। और ये पूरा का पूरा घर ही साउंड प्रूफ है। मतलब इतना कुछ करने के बावजूद वो इसी घर में फंसी हुई थी। इसी बीच लुइस फिर से एक बार उसे बंदूक दिखाकर डराता है और खाना खाने के लिए भी इनवाइट करता है। कैथी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। आखिर ये चाहता क्या है? बार बार वो उससे उसका नाम पूछता जा रहा था और कैथी बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी, कैथी नोलैंड। मगर लुइस को शायद कुछ और ही सुनना था। अगर उसका मोटिव कैथी को मारना होता तो वो कब का वो कर चुका होता, लेकिन वो कुछ और चाहता है। वो उसे हर्ट करना नहीं चाहता, उसे पता है। वो जो जानना चाहता है वो इस लड़की को पता है, मगर उसके पेशेंस का भी एक लिमिट है। कैथी फिर से एक बार उस पर हमला करती है। दोनों में हाथापाई होती है, कुछ प्लेट्स टूटती है, चीजें बिखरती है और दोनों के शरीर पे कुछ घाव आ जाते हैं। इस सब के बीच लुइस नोटिस करता है उसके घर की केयर टेकर अलोंड्रा आ रही है। वो तो भूल ही गया था उसके बारे में, उसे मना करना तो उसे याद ही नहीं था। तो लुइस जल्दी से कैथी को मारकर बेहोश करता है और उसे फिर से उसी कमरे में बंद कर देता है। अलोंड्रा घर की हालत देखकर हैरान तो होती ही है, साथ में लुइस के हाथ से खून बह रहा है देखकर वो चौंक जाती है। मगर लुइस उसे किसी तरह से समझा बुझाकर वापस भेज देता है। फिर से एक बार उसे घर की सफाई करनी पड़ती है। वो खुद का फर्स्ट एड भी करता है, साथ में कैथी का भी। मगर उसे तो पता ही नहीं चला कब कैथी ने अपना फोन अपने पास छुपा कर रख ली थी। तो जैसे ही लुइस कमरे से बाहर जाता है वो उस फोन से 911 पे कॉल करने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता। लुइस फिर से एक बार उससे कई सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे उसका नाम, प्रोफेशन, उसका बर्थ डे, बर्थ प्लेस, स्कूलिंग, स्टडीड सब्जेक्ट, पेरेंट्स, उनका प्रोफेशन, सिबलिंग्स, सब कुछ। कैथी सारे सवालों का अच्छे से जवाब देती है, मगर लुइस कहता है कि ये सारे के सारे झूठ है। उसे सच पता है, उसे कैथी की असलियत पता है, मगर वो उसके मुंह से सुनना चाहता है। और वैसे भी जैसे कैथी कह रही थी कि वो एक फ्लोरिस्ट है, एक छोटे से फ्लावर शॉप से कोई $50,000 तो सेव नहीं कर सकता। तो फिर से एक बार ये इंटरोगेशन सेशन शुरू होता है। फिर से एक बार लुइस उसे एक मौका देता है। कैथी के 1000 झूठ से तंग आकर लुइस एक बार शूट भी करता है, जो गोली जाके लगती है कैथी के बिल्कुल पास वाले दीवार पे। वो उसे डायरेक्टली धमकाता है कि अगर कैथी ने इसके बाद और एक झूठ कहा तो नेक्स्ट गोली उसके माथे पर जाके लगेगी। इस बार कैथी डर से ही सही सच बोलना शुरू करती है। हमें पता चलता है सच में ही ये कैथी तो कोई और ही है। अभी उसके आई कार्ड्स पर जो जो लिखा है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स पे जो जो लिखा है, उसने अपने बारे में सबको जो बताई है, वो तो सारे के सारे झूठ है। एज इफ उसने अपने पास्ट लाइफ को कवर अप करने के लिए अपनी एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली है। लुइस कहता है उसका जन्म सैन फ्रांसिस्को में नहीं, डिट्रॉयट में हुआ था। उसकी माँ एक नर्स थी, पिता एक फुटबॉल टीम के डॉक्टर थे, जो उन्हें छोड़कर एक चीयर लीडर के साथ भाग गए। इसके गम में पागल होकर उसके बहन ने सुसाइड कर ली, मगर इस लड़की ने खुद को संभाला। इतने सालों से चर्च जाने की वजह से उसके दिल में भगवान पर जो भरोसा था, उससे उसे हिम्मत मिली, जीने की ताकत मिली। उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, लेकिन जैसे वो कह रहे थे इंग्लिश में, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि नर्सिंग में। यहाँ तक कहने के बाद लुइस फिर से एक बार उससे उसका नाम पूछता है, क्योंकि कैथी तो उसका नाम है नहीं। कैथी उसकी ट्विन सिस्टर का नाम था जिसने सुसाइड की थी। इस बार फाइनली कैथी अपना रियल नेम बताती है, नैटली, जो लुइस इतने समय से सुनना चाह रहा था। उसे ये भी पता है कि नैटली को ये पता है आज वो कौन से जुर्म की सजा भुगत रही है। ये कहकर लुइस कमरे से निकल जाता है और नैटली अपने फोन को वेंटिलेटर के पास ले जाकर फिर से एक बार 911 पे कॉल करने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किल से इस बार कॉल कनेक्ट होता है। वो अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाती है और उस गाड़ी के बारे में भी जिसमें लुइस ने उसे किडनैप किया था, मगर वीक नेटवर्क की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उधर एक वीडियो देखते वक्त लुइस को इस फोन के बारे में याद आता है। बाहर तो वो फोन नहीं था, तो उसे पता चल जाता है कि कैथी ने ही उसे चुराई है। तो वो जल्दी से कमरे में जाता है और कैथी से फोन छीनकर तोड़कर फेंक देता है। उसे भी इस मैटर को आगे खींचना नहीं था, तो वो डायरेक्टली अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे जंप करता है।
इस बार लुइस नैटली से पूछता है वो कौन से हॉस्पिटल में काम करती थी। जवाब आता है चैटसन, जिस हॉस्पिटल में आज से 4 साल पहले 3 पेशेंट्स की मौत हुई थी, वो भी नैटली की निगरानी में रहते वक्त। इसी केस का आज फैसला सुनाया गया था। टीवी पर लुइस इसके बारे में ही न्यूज देख रहा था। सभी को लग रहा था उन्हें खून किया गया है, मगर टेस्ट करने पर उनके शरीर में कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं मिला, तो कोई दोषी भी नहीं है। नैटली भी वही कहती है कि इसमें उसका क्या कसूर, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हॉस्पिटल है। उनके नेग्लिजेंस के कारण ही उन 3 लेडीज को मरना पड़ा था। सारे डॉक्टर्स और नर्स के अगेंस्ट ट्रायल चला था, नैटली के अगेंस्ट भी। वो निर्दोष है, इसीलिए तो आज वो बाहर है। मगर लुइस इस बात को मानने से इनकार करता है। उन तीनों में से एक उसकी वाइफ भी थी, अलाना। पहले उसे भी लगा था कि शायद, जैसे कहा गया है रिपोर्ट में, अलाना की डेथ ऑर्गन फेलियर की वजह से ही हुई थी। मगर बाद में कुछ चीजें उसके नजर में आने लगी, जैसे अलाना के फिंगर पे उसकी वेडिंग रिंग नहीं थी, जो वो कभी भी उतारती नहीं थी। उसके मौत के 1 हफ्ते पहले ही उसके सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए थे, तो अचानक से कैसे ऑर्गन फेलियर हो गया। और वो उतना ज्यादा ड्रिंक भी नहीं करती थी, तो एज रिपोर्टेड उसका तो किडनी फेलियर होने का कोई चांस ही नहीं बनता। एंड फाइनली उसके खून से जो ड्रग मिला है वो एक रेप ड्रग है, वो किसी मेडिसिन से तो नहीं मिलती, तो वो उसके खून में कहां से आया। ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज थे। लुइस को ये सारे सवालों का जवाब जानना था, मगर इससे भी इम्पोर्टेंटली उसे ये जानना था नैटली ने क्यों उसका खून किया। इसीलिए ही तो नैटली को वो यहाँ पर लाया है, क्योंकि वो उसके इस जुर्म के बारे में बिल्कुल श्योर है। अगर नैटली ने उसे ठीक तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई तो वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी। नैटली अपने आप को जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश करती है, मगर लुइस को सिर्फ कारण जानना था। नैटली समझ चुकी थी कि उसे बताना ही पड़ेगा, तो वो कहती है हाँ, उसने ही अलाना का खून किया था, लेकिन उसके पास इनफ कारण भी है। उसने ये सब कुछ आउट ऑफ वेंजेंस किया है। उसके पिता ने अपने बेटी के उम्र के एक लड़की के साथ उन्हें छोड़कर भाग गया और सारी बदनामी सहनी पड़ी उन्हें, उनके माँ को। उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया गया, चर्च से भी, और उसके बहन ने अपनी जान दे दी। तो नैटली ने भी डिसाइड कर ली कि वो ऐसे लोगों को सजा देगी जो अपने पति या फिर पत्नी को चीट किया करते हैं। जब उस हॉस्पिटल में उसकी जॉब लगी तो वहां पर एडमिटेड फीमेल पेशेंट्स उससे अपनी मन की बातें शेयर करने लगी। अलाना भी। उसे पता चला अलाना का एक इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला पति रहने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर कंटिन्यू कर रही थी। वो आदमी हॉस्पिटल में भी आया था उससे मिलने, और जब उसे हॉस्पिटलाइज की गई थी तब वो एक होटल रूम में थी, नाइट ड्रेस में। उसके पास एक भी आईडी नहीं था, ना उसकी वेडिंग रिंग थी, क्योंकि वो उस आदमी के साथ मिलने गई थी। लुइस से ऑफिस मीटिंग का बहाना बनाकर वो ऐसे ही उससे मिलने जाती थी। तो नैटली ने भी उसे मार डाला, बहुत चालाकी से, ऐसे ड्रग के इस्तेमाल करके जिससे किसी को कुछ पता ना चले, क्योंकि वो ये बिलीव करती थी कि ऐसे लोग जिंदा रहने लायक नहीं है, तो उन्हें मारना कोई गुनाह नहीं है। ट्रायल शुरू हुआ एज एक्सपेक्टेड, उस पर किसी ने शक नहीं किया, मगर फिर सबकॉन्शियसली उसे तो पता था कि वो खूनी है, इसीलिए उसने अपने आइडेंटिटी चेंज कर ली। लेकिन ये खून उसके लिए बिल्कुल ही जस्टिफाइड था। वो लुइस के सामने ये बात एडमिट कर लेती है कि उसने ही अलाना का खून किया है, क्योंकि उसकी बीवी कैरेक्टरलेस थी। लुइस बस यही सुनना चाहता था। उसे अपने बीवी के कातिल का कन्फेशन मिल चुका था, उसे सबूत मिल चुका था, क्योंकि ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। इसके लिए ही तो वो इतने दिनों से इतना सब कुछ प्लान कर रहा था। 4 साल वेट करना पड़ा उसे। लेकिन नैटली जो कारण बोल रही थी वो लुइस बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। उसकी बीवी कैरेक्टरलेस है, डिसलॉयल है, वो ये सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन जब कुछ देर बाद वो अलेना की एक वीडियो देखता है, उसमें अलेना एक कॉल को बार बार काट रही थी। उस वक्त उसके चेहरे पर जो गिल्टी लुक था, वो कोई बिजनेस कॉल का रिस्पॉन्स तो नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है कि नैटली सच कह रही है? फ्रस्ट्रेटेड होकर लुइस कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। उसे अकेले में कुछ वक्त बिताना था, मगर वहां उसे कुछ पुलिस इंटरोगेट करने आते हैं जो नैटली के कॉल को रिस्पॉन्स कर रहे थे। लुइस की गाड़ी मैच कर रही थी, तो वो लोग उसके गाड़ी को भी सर्च करते हैं, मगर लुइस ने तो ऑलरेडी गाड़ी को अच्छे से साफ कर दिया है। उधर नैटली नोटिस करती है फ्लोर के एक जगह क्रैक्ड हो चुकी है, तो वो उस टाइल को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पहले अपने नाखूनों से और उसके बाद मोबाइल के बैक साइड से। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो टाइल थोड़ा सा लूज हो जाता है। कुछ देर बाद हम लुइस को कमरे में घुसते देखते हैं। वो कहता है हो सकता है अलेना दोषी थी, मगर उसे मारने की हक नैटली की नहीं थी।
एटलीस्ट उसे लुइस से बात करनी चाहिए थी। अभी वो नैटली को फोर्स करता है पुलिस के पास जाकर कन्फेस करने के लिए, मगर नैटली ऐसा नहीं करती। वो अभी कैथी बन चुकी है और इस वाली जिंदगी को वो किसी को भी बर्बाद नहीं करने देगी, किसी को भी नहीं। ये कहने के साथ साथ वो लुइस पर उस टूटे हुए टाइल्स के नुकीले हिस्से से स्टैप करती है, ऊपर से उसकी पिटाई भी करती है। लुइस दर्द में तड़प उठता है। इसी का फायदा लेकर नैटली बाहर भागती है, मगर लुइस भी उसका पीछा करता है। दोनों में फिर से एक बार फाइट होता है और फाइनली नैटली उसके बंदूक पर कब्जा कर लेती है। तभी घर में एंट्री होती है केयरटेकर अलोंड्रा की लुइस की बेटी समर के साथ। इस सिनेरियो को देखकर कुछ भी समझ पाए इससे पहले ही नैटली अलोंड्रा को शूट कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और समर उसे वो गन पॉइंट पे ले लेती है। जब लुइस उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो जवाब में बहुत ही सरकास्टिकली नैटली कहती है, आर यू श्योर ये तुम्हारी ही बेटी है? मगर लुइस उसके झांसे में नहीं फंसता, बल्कि वो कहता है ये पूरा घर ऑन रिकॉर्ड है, वो उसे मार के बच नहीं सकती। इससे नैटली कुछ घबरा जाती है और लुइस अपने बेटी को बचा लेता है। वो सारे रिकॉर्डिंग्स लेकर समर को लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर नैटली घायल हालत में भी फिर से एक बार हमला कर देती है। लुइस उसे पुश करता है, उसका सर जाके टकराता है दीवार पर, वो बेहोश हो जाती है और गैराज का शटर उसके ऊपर आ गिरता है। समर ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुकी थी, तो बस कुछ ही देर के अंदर पुलिस आ जाती है और लुइस सारा रिकॉर्डिंग उन्हें सौंप देता है। उसे नहीं पता लाना उसके प्रति लॉयल थी या नहीं। शायद इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिले, मगर इस खूनी को सजा जरूर मिलेगी। सिर्फ उसके खून के लिए ही नहीं, बल्कि और 2 खून के लिए भी, जिनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उसने ऑलरेडी लीक कर चुकी है। एक्साइटमेंट में लुइस से बात करते वक्त बस यही लुइस चाहता था, नैटली की सच्चाई बाहर निकालना। और कोई रास्ता उसे नहीं पता था, इसीलिए उसे ये सब करना पड़ा। अभी वो अपनी बेटी के साथ चैन की जिंदगी जी सकता है। समर से कह सकता है उसके माँ को जिसने मार डाला उसके पिता ने उससे बदला लिया है, वो भी जेल में सड़ने वाली है, शायद पूरी लाइफ। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इट्स अ क्वाइट ट्रिकी वन। किडनैपिंग, रिवेंज, जस्टिस, बहुत सारे थीम को मिक्स किया गया है। एग्जीक्यूशन बिल्कुल ही परफेक्ट है, साथ में रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस भी है। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।